प्रिय छात्रों, आज मैं आपको द्वितीय सेमेस्टर में पिछले दिनों में आपको पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता था उसको बता रहा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि भूमिगत जल क्या है। प्राकृतिक शक्तियों के विषय में बता रहा था। भूमिगत जल, आप जल को जो देख रहे हैं, भूमिगत जल, भूपर्पटी पर मीन्स जिस स्थल भाग पर हम रहते हैं, इस पर तो जल जो है स्थलाकृतियों में परिवर्तन करता ही है, लेकिन भूमि के अंदर भी जल जो है क्या करता है, स्थलाकृतियों में परिवर्तन करता है। अब भूमिगत जल क्या होते हैं, इसके विषय में आप देखें कि जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे आप, पृथ्वी के अंदर, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स चूने का पत्थर CaCO3 जिसको कहा जाता है, वह अंदर मौजूद होता है। और जब वर्षा का जल आसमान से गिरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुल करके और जब अंदर जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या करता है, वो क्रिया करता है, और क्रिया करने से ज़मीन के अंदर जो है एक रंध्र बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, घोल रंध्र कहते हैं। उसको घोल रंध्र कहते हैं, घोल रंध्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही और भी कुछ आकृतियाँ बनती हैं, जैसे इसमें आप देख लो, वलय रंध्र, घोल रंध्र के नीचे एक रिंग के आकार की जो है आकृति बनती है, जिसको हम वलय रंध्र कहते हैं। ऐसे ही कंदराएँ उसके नीचे बनती हैं। कंदराएँ मीन्स गुफा जिसको कहते हैं। आप ही मत सोचो भूपर्पटी के नीचे गुफाएं नहीं, सब कुछ है। केवल आप ज्यों-ज्यों उसके नीचे भूगर्भ का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि ज़मीन के अंदर किस तरह की स्थितियां हैं। ऐसे पाताल तोल कुआं, अभी आप देखते हैं जब आप अपने आसपास बोरिंग वगैरह करवाते हैं तो ऐसी आकृतियां जो है बीच बीच में मिट्टी के अंदर जो है, कहीं पर कंकड़ मिलता है, कहीं रेत मिलते हैं, कहीं पीली मिट्टी मिलती है, और सबको छेद करके आपकी जो बोरिंग की जाती है उसका पानी जब जहाँ पर बालू मिल जाता है आपको, वहीं पर आपकी, और इसके बाद यहाँ से पानी निकलने लगता है ऊपर। ये पाताल तोल कुएँ की आकृतियाँ हैं, चूँकि कहीं पत्थर मिलता है, कहीं कंकड़ मिलता है, कहीं मिट्टी मिलती है। ऐसे ही एक चीज़ आता है जिसको हम गीजर कहते हैं। आप अपने घरों में भी गीजर लगवाए होंगे, गीजर जिससे गर्म पानी निकलता है, ठंडी के दिनों में आप प्रयोग करते हैं। और यह गीजर प्रकृति में भी स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। यह जो है अधिकतम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में एक ऐसा स्थान पाया जाता है जहाँ पर पानी बहुत ही ऊपर होता है, और भूपर्पटी का क्षेत्र जहाँ पर क्या नाम से, जैसे समझ लो ये कि भूपर्पटी जहाँ पर कमज़ोर होती है, जैसे इसकी आकृतियाँ ऐसे होती हैं, ऐसे, और ये जल है, और जैसे यहाँ भूपर्पटी कमज़ोर होती, बस यहाँ से जल ऐसे निकलने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को गीजर कहा जाता है। ये ज़्यादा करके आपको ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के द्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और आप तराई क्षेत्रों में जाएंगे तो नैनीताल वाले क्षेत्र में भी अपने आप पानी स्वतः निकलता है ज़मीन के अंदर से, जैसे बोरिंग से निकलता है, ऐसे पानी ऊपर अपने आप निकलता है ज़मीन से। उसी को क्या कहते हैं, गीजर कहते हैं। ऐसे ही खाड़ी, अंतरीप और द्वीप क्या होते हैं, मैंने पीछे भी बताया था, आप लोग भूगोल में भी पढ़े होंगे। तो खाड़ी किसको कहते हैं, इसको आप जान लें। खाड़ी, खाड़ी, अंतरीप और द्वीप, ये दो चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें। खाड़ी उसको कहा जाता है जब समुद्र का जल किसी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तो वह जो कम छिछला, कम गहरा क्षेत्र होता है समुद्री इलाके का, उसी को हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। जैसे अभी आप जाइए बंगाल की खाड़ी,
तो बंगाल की खाड़ी को जब आप देखेंगे तमिलनाडु के बाद, तो तमिलनाडु के आप दक्षिण में जब देखेंगे तो वहाँ पर हिंद महासागर बहुत लहरें दहाड़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पर आपको खाड़ी दिखेगी। खाड़ी का मतलब कि वह हिंद महासागर का जल कहाँ चला गया है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर गया, और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने से वहाँ जो है गहराई कम है, और उसके द्वारा तमाम जो है कंकड़ पत्थर रेत ला करके उसमें जमा किया जाता है, जिससे वहाँ पर जो है उसकी लहरों का प्रभाव भी कम रहता है, उसका जल शांत होता है। सबसे प्रमुख प्रभाव खाड़ी का ये जान लीजिए कि खाड़ी का जो जल होता है वो शांत होता है। लहरें रहती हैं लेकिन उसमें लहरें हल्की होती हैं, लेकिन वही लहरें जब आप सागर में देखेंगे, समुद्र में देखेंगे तो इतनी भीषण लहरें उठती हैं ऊपर नीचे कि आपको सुन करके जो है डर लगेगा, भयावह दृश्य दिखाई देता है। हमने तो जाके देखा वहाँ पे कि एकदम जैसे सनसनाती आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब आप खाड़ी में जाके देखते हैं तो खाड़ी का जल बहुत शांत रहता है। एक खाड़ी, कभी भी पूछा जाए खाड़ी किसको कहते हैं तो आप यहाँ तुरंत बताइएगा कि जब समुद्र का जल किसी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। आंतरिक या द्वीप, वही खाड़ी जो है आंतरिक जो निर्माण की प्रक्रिया है समुद्र के द्वारा, और आंतरिक जो होते हैं बाह्य निर्माण की प्रक्रिया है। इसमें द्वीप की बातें जो आती हैं, कभी कभी समुद्र का जल अपने साथ इतना रेत कंकड़ लाता है कि समुद्र के कुछ भागों पर जो है जमा कर देता है समुद्र में ही, और वहाँ पर वह भाग ऊपर उठ जाता है और ज़मीन का बालुकामय क्षेत्र दिखाई देने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को द्वीप कहते हैं। भृगु क्या होता है, कभी कभी भृगु पूछ सकता है, उसे आता नहीं लेकिन बता दे रहे हैं भृगु क्या होता है। जैसे आप सपोज करो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ हों और ये समुद्र के जल ऐसे आते हैं, यहाँ वाला क्षेत्र जो है काटते काटते जब अंदर घुस जाता है तो इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भृगु कहा जाता है, इसी को भृगु कहते हैं। ऐसे ही पुलिन बीच, जहाँ पर समुद्री लहरों का लोग एंजॉय करने जाते हैं, जैसे गोवा में आप चले जाओ, आप मुंबई में चले जाओ, कर्नाटका में, केरला में, उस समुद्र तटीय इलाकों को ही क्या कहा जाता है, बीच कहा जाता है। उसी को बार भी कहते हैं, उसी को पुलिन भी कहा जाता है। और लैंगून की स्थिति क्या होती है, कभी कभी यही समुद्री जल जो है स्थलीय भागों में आके इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को लैंगून कहा जाता है, लैंगून कहते हैं। ऐसे ही और स्ट्रैक आते हैं, सारी आकृतियाँ जो है ये समुद्री किनारों पर आपको देखने के मिलेंगी। इसके बाद मृदा का निर्माण, मिट्टी कैसे बनती है। अब आता है एक आपका अगला इसमें है कि मृदा का निर्माण इसमें कैसे होता है, मिट्टी बनती कैसी है। मिट्टी तो आपको देखने के लिए आप हर जगह मिट्टी देखते हैं, लेकिन जो है क्या नाम से जो मृदा आपके प्रयोग में आती है वो कैसे बनती है। ये शैलों के अपक्षयित एवं रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन के कारण क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है, और जिसमें तमाम खनिज पदार्थ इत्यादि घुले रहते हैं, जैसे बालू, चीका मिट्टी, सड़ी गली, फूल पत्तियों, मृत जीवों के अवशेष आदि, केंचुए इत्यादि से मिला करके मिट्टी का निर्माण होता है, जो हमारे फसलों के लिए क्या होती है, प्रयोग में आती है। इसी तरह से एक आता है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका, इसको ऐसे आकार में आप देख सकते हैं मृदा परिच्छेदिका को। जैसे आप सपोज करो ऐसे कुछ स्थानों पर मिट्टी के परतदार विन्यास को, परतदार मतलब कहीं कंकड़, कहीं पत्थर, कहीं बालू, कहीं चिकनी मिट्टी, कहीं पीली मिट्टी, जो बीच बीच में एक लेयर बनी हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऐसे ही मृदा अपर्दन, पीछे मैंने आपको बताया था, मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन के कारण क्या क्या हो सकता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अपर्दन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो मृदा का अपर्दन, जो मृदा के ऊपरी परपटी है, जब वो कटती है तो कट कट करके उसके आवरण नष्ट होने लगते हैं, और वर्षा से, हवाओं इत्यादि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगती है।
ऐसे पशुओं की अत्यधिक चराई के कारण भी मृदा अपरदन होते हैं, क्योंकि जब पशु चरते हैं तो उनके खुर के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उससे भी मिट्टी में अपरदन होता है। ऐसे वनों की अंधाधुंध कटाई, इसीलिए आज देखिए सरकार जो है वृक्षारोपण करवा रही है। आए दिन रोड इत्यादि बनाने के लिए सरकार जो है तमाम वनों को, तमाम पेड़ पौधों को कटाई कर दे रही है। ऐसी स्थिति से भी मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है। इसलिए मृदा अपरदन में वन भी जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। ऐसे ही अत्यधिक जो है क्या नाम से उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से हमारी ऊपरी परपटी क्या होती जा रही है, बेकार होती जा रही है, और उससे भी जो हो मृदा अपक्षयित होकर टूट रही है। ऐसे अनियंत्रित सिंचाई के कारण भी कभी कभी बहुत तीव्र गति से जो है सिंचाई आप करते हैं, नहर का पानी कटा हुआ है, अपना आप जा रहा है, मिट्टी को क्या कर रहा है, काट काट करके ले जा रहा है। ये सभी कारणों से क्या होता है, मिट्टी का अपरदन होता है। मीन्स अपरदन का मतलब मिट्टी का क्या, कटाव। ऐसे ही मृदा को कैसे संरक्षित किया जाए, जो मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारण है उन्हीं का बचाव किया जाए तो मिट्टी हमारी क्या हो सकती है, संरक्षित की जा सकती है। जैसे वनों का संरक्षण किया जाए, वनों की अंधाधुंध कटाई ना करके बल्कि क्या किया जाए, वनों का संरक्षण किया जाए। ऐसे ही वृक्षारोपण, अभी देखिए हमारी सरकार तमाम वृक्षारोपण का कार्य करवा रही है। हर प्रधानों के पास तमाम पेड़ पौधे भेजे गए हैं कि सब वृक्षारोपण का अधिक से अधिक कार्य करें, जिससे क्या होगा कि हमारा जो है पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, और पर्यावरण स्वच्छ रहने के साथ साथ जो है हमारा जो है मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा। ऐसे ही फसलों की फेरबदल करने का मतलब कि हमें जो है बार बार एक ही फसल जो है अपने खेतों में नहीं बोना चाहिए। फसलों का क्या करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, और फसल चक्र अपनाने के साथ साथ जो है भी मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। सीढ़ीदार खेत क्या होते हैं, सीढ़ीदार खेत वे होते हैं जब पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वो सीढ़ीदार खेत बना करके ही, चूँकि वह समतल स्थान होता नहीं, मैदानी क्षेत्र होता नहीं, इसलिए बीच बीच में लेयर बना करके सीढ़ी नुमा बना करके वहाँ पर खेती की जाती है। और क्या किए जाते हैं, नियोजित चराई, जो पशुओं द्वारा चराई का काम करवाया जाता है ये भी बहुत नियोजित तरीके से कराया जाए, बहुत अधिक ना कराया जाए, नहीं तो पशुओं की चराई करने से भी जो है हमारा क्या होता है, अपरदन होता है। और भूमि उद्धार जल द्वारा बनी, जैसे बहुत बाढ़ इत्यादि के समय बहुत भीषण जो है क्या नाम से मिट्टी का कटाव होता है। ऐसी स्थिति में उसे क्या किया जाए, समतलीकृत किया जाए, समतलीकरण किया जाए, और समतलीकरण करने से भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। और बाढ़ पर नियंत्रण करके भी मिट्टी का कटाव, चूँकि बाढ़ के द्वारा भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। इसलिए इस तरह से मैंने मृदा अपरदन को यहीं समाप्त किया। अगले दिन अगला चैप्टर। थैंक यू।